हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के साइंस चैप्टर 12 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि सभी जीवधारियों को भोजन की ज़रूरत होती है। भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण ये सब मिलते हैं। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे विकास, वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए होती है। पौधे और जंतु दोनों ही हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कृषि और पशुपालन से प्राप्त होते हैं। हम हमेशा न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि कृषि उत्पादन और पशुपालन को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। यह आवश्यक क्यों है? हम वर्तमान उत्पादन स्तर पर ही क्यों नहीं निर्वाह कर सकते? भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होगी। ये वृद्धि अधिक भूमि पर कृषि करने से संभव हो सकती है, लेकिन भारत में पहले से ही अत्यधिक स्थान पर खेती होती है और कृषि के लिए और अधिक भूमि की उपलब्धता संभव नहीं है। अभी तक फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे प्रयास कुछ सीमा तक सफल रहे हैं। हमने हरित क्रांति द्वारा फसल उत्पादन में वृद्धि की और श्वेत क्रांति द्वारा दूध का उत्पादन बढ़ाया है और उसका अच्छा प्रबंधन भी किया है। इन क्रांतियों की प्रक्रिया में हमारी प्राकृतिक संपदाओं का बहुत अधिक उपयोग हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी प्राकृतिक संपदा को हानि होने के अवसर बढ़ गए हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का खतरा बढ़ गया है। ये महत्वपूर्ण है कि फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने वाले कारकों को क्षति न पहुंचाएं। इसीलिए कृषि और पशुपालन के लिए संपोषणीय प्रणालियों को अपनाने की ज़रूरत है। केवल फसल उत्पादन बढ़ाने और उन्हें गोदामों में संचित करने से ही कुपोषण और भूख की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है। खाद्य सुरक्षा उसके उत्पादन और उपलब्धता दोनों पर निर्भर है। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर है। इसीलिए कृषि क्षेत्र में लोगों की आय भी बढ़नी चाहिए, जिससे कि भूख की समस्या का समाधान हो सके। कृषि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हमें वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणालियों को अपनाना होगा। संपोषणीय जीवन यापन के लिए मिश्रित खेती, अंतरा फसलीकरण और संगठित कृषि प्रणालियां अपनानी चाहिए, जैसे कि पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन के साथ कृषि। अब प्रश्न ये है कि हम फसल और पशुधन के उत्पादन को कैसे बढ़ाएं? इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। ऊर्जा की आवश्यकता के लिए अनाज जैसे कि गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दालें जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर से प्रोटीन मिलता है और तेल वाले बीजों जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, सरसों, अलसी और सूरजमुखी से हमें आवश्यक वसा मिलता है। सब्जियां, मसाले और फलों से हमें विटामिन और खनिज लवण, कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी मिलते हैं। चारा फसलें जैसे बरसीम, जई और सूडान घास का उत्पादन पशुधन के चारों के रूप में किया जाता है। यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कई फसलें कई जलवायु संबंधी परिस्थितियों, तापमान और फोटो पीरियड्स की आवश्यकता होती है, जिससे कि उनकी समुचित वृद्धि हो सके और वो अपना जीवन चक्र पूरा कर सके। सूर्य प्रकाश के काल से संबंधित होता है। पौधों में पुष्पन और वृद्धि सूर्य प्रकाश पर निर्भर करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। कुछ ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं खरीफ फसल कहलाती है, जो जून से शुरू होकर अक्टूबर मास तक चलती है। कुछ फसलें जो शीत ऋतु में उगाई जाती है, जो नवंबर से अप्रैल मास तक होती है। इन फसलों को रबी फसल कहते हैं। धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग और उड़द खरीफ फसलें हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी रबी फसलें हैं। भारत में सन 1952 से 2010 तक कृषि 25% की वृद्धि हुई है, जबकि अन्न की पैदावार में 4 गुनी वृद्धि हुई है। पैदावार में ये उन्नति कैसे हुई? अगर हम कृषि में शामिल प्रणालियों के विषय में सोचें तो हम उनको 3 चरणों में बांट सकते हैं।
सबसे पहले है बीज का चुनना, दूसरा फसल की उचित देखभाल और तीसरा खेतों में उगी फसल की सुरक्षा और कटी हुई फसल को हानि से बचाना। इस प्रकार फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में कई गतिविधियों को वर्गों में बांटा गया है। फसल की किस्मों में सुधार, फसल उत्पादन प्रबंधन, फसल सुरक्षा प्रबंधन। अब फसल की किस्मों में सुधार यानी क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के बारे में जानेंगे। फसलों का उत्पादन अच्छा हो, ये प्रयास फसलों की किस्मों का चयन पर निर्भर करता है। फसल की किस्मों या प्रभेदों के लिए कई उपयोगी गुणों जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक के प्रति अनुरूपता, उत्पादन की गुणवत्ता और उच्च उत्पादन का चयन प्रजनन द्वारा कर सकते हैं। फसल की किस्मों में अच्छे गुणों को संकरण द्वारा डाला जा सकता है। संकरण विधि में कई आनुवंशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं। ये संकरण अंतराकिस्मीय कई किस्मों में और कई स्पीसीज या कई जनरा में हो सकता है। फसल सुधार की दूसरी विधि है अच्छे गुणों वाला जीन का डालना। इसके बाद आनुवंशिकीय रूपांतरित फसल मिलते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। कई कृषि प्रधान देशों के समान भारत में भी कृषि छोटे छोटे खेतों से लेकर बहुत बड़े फार्मों तक होती है। इसीलिए कई किसानों के पास भूमि, धन, सूचना और तकनीकी की उपलब्धता कम या अधिक होती है। धन या आर्थिक परिस्थितियां किसान को कई कृषि प्रणालियों और कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योगदान, उच्च निवेश और फसल उत्पादन में सहसंबंध है। इस प्रकार किसान की लागत क्षमता फसल तंत्र और उत्पादन प्रणालियों का निर्धारण करती है। इसीलिए उत्पादन प्रणालियां भी कई स्तर की हो सकती है। बिना लागत उत्पादन, अल्प लागत उत्पादन और अधिक लागत उत्पादन प्रणालियां इनमें सम्मिलित हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जैसे हम विकास, वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही पौधों को भी वृद्धि के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी और मिट्टी से मिलता है। पौधों के लिए 16 पोषक पदार्थ आवश्यक हैं, जैसे हवा से कार्बन और ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और शेष 13 पोषक पदार्थ मिट्टी से मिलते हैं। और 13 पोषकों में से 6 की अधिक मात्रा चाहिए, इसीलिए इन्हें वृहद पोषक कहते हैं। 7 पोषकों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, इसीलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक भी कहते हैं। मैन्योर। खाद में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है और ये मिट्टी को अल्प मात्रा में पोषक प्रदान करती है। खाद को जंतुओं के अपशिष्ट और पौधों के कचरे के अपघटन से तैयार किया जाता है। खाद मिट्टी को पोषकों और कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। खाद में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं होता। खाद के बनाने में हम जैविक कचरे का उपयोग करते हैं। इससे उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग की आवश्यकता नहीं होगी और इस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में सहयोग मिलेगा। फर्टिलाइजर्स। उर्वरक व्यावसायिक रूप में तैयार पौधे के पोषक हैं। उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रदान करते हैं। इनके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि, पत्तियां, शाखाएं और फूल होती हैं और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का भी उपयोग होता है, लेकिन ये आर्थिक दृष्टि से महंगे होते हैं। इरिगेशन। भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है, यानी अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज समय पर मानसून आने और वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर निर्भर करती है। इसीलिए कम वर्षा होने पर फसल उत्पादन कम हो जाता है। फसल के वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करने से संभावित फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। इसीलिए अधिकाधिक कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए बहुत से उपाय किए जाते हैं।
पानी की कमी या वर्षा की अनियमितता के कारण सूखा होता है। वर्षा पर आधारित कृषि को सूखे से बहुत हानि होती है, विशेषतः उन क्षेत्रों में जहां पर किसान फसल उत्पादन में सिंचाई का उपयोग नहीं करते और केवल वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। हल्की मृदाओं में पानी को संचित रखने की क्षमता कम होती है, इसीलिए जिन क्षेत्रों में हल्की मिट्टी होती है वहां पर सूखे के कारण फसलों की बहुत हानि होती है। वैज्ञानिकों ने कुछ फसलों की ऐसी किस्में तैयार कर ली है जो सूखे की स्थिति को सहन कर सकती है। क्रॉपिंग पैटर्न्स अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की कई विधियों का उपयोग कर सकते हैं। मिश्रित फसल में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ ही एक खेत में उगाते हैं, जैसे कि गेहूं और चना, गेहूं और सरसों, या फिर मूंगफली और सूरजमुखी। इससे हानि होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं, जैसा यहाँ की आप पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। खेतों में फसल खरपतवार, कीट, पीड़क और रोगों में प्रभावित होती है। अगर समय रहते खरपतवार और पीड़कों को नियंत्रित नहीं किया जाए तो वो फसलों को बहुत हानि पहुंचाते हैं। खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं, जैसे कि गोखरू, जैथियम, गाजर, घास, पार्थेनियम और सारेनस रोटेंट्स। ये सभी यहाँ पर टेबल में दिया गया है। न्यूट्रिशनल वैल्यूज ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स, फिर एक्टिविटीज़ कुछ दी गई हैं। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, कृषि उत्पाद के भंडारण में बहुत हानि हो सकती है। कृषि हानि के जैविक कारक कीट, कृंतक, कवक और जीवाणु हैं। इस हानि के अजैविक कारक भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी और ताप का अभाव है। ये कारक उत्पाद की गुणवत्ता को खराब कर देते हैं, वजन कम कर देते हैं और अंकुरण करने की क्षमता कम कर देते हैं, उत्पाद को बदरंग कर देते हैं। ये सब लक्षण बाजार में उत्पाद की कीमत को कम कर देता है। इन कारकों पर नियंत्रण पाने के लिए उचित उपचार और भंडारण का प्रबंधन होना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री, पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत से कार्य जैसे कि भोजन देना, प्रजनन और रोगों पर नियंत्रण करना आता है। जनसंख्या वृद्धि और रहन सहन के स्तर में वृद्धि के कारण अंडों, दूध और मांस की खपत भी बढ़ रही है। पशुधन के लिए मानवीय व्यवहार के प्रति जागरूकता होने के कारण पशुधन खेती में कुछ नई परेशानियां भी आ गई हैं, इसीलिए पशुधन उत्पादन बढ़ाने और उसमें सुधार की आवश्यकता है। कैटल फार्मिंग, पशुपालन के 2 उद्देश्य हैं, दूध देने वाले और कृषि कार्य यानी हल चलाना, सिंचाई, बोझा ढोने के लिए पशुओं को पालना। भारतीय पालतू पशुओं की 2 मुख्य स्पीसीज हैं, जैसे कि गाय वॉस इंडिक्स, भैंस वॉस बुवेलिस। दूध देने वाली मादाओं को दुधारू पशु कहते हैं। यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है पोल्ट्री फार्मिंग। अंडे और कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है, इसीलिए कुक्कुट पालन में उन्नत मुर्गी की नस्लें विकसित की जाती हैं। अंडों के लिए अंडे देने वाली लेयर मुर्गी पालन किया जाता है और मांस के लिए ब्रोलर को पाला जाता है। यहाँ पर कई नस्लों का संकरण कराया जाता है, जैसे कि चूजों की संख्या और गुणवत्ता, छोटे कद के ब्रोलर, माता पिता द्वारा चूजों के व्यावसायिक उत्पादन के लिए गर्मी अनुकूलन क्षमता, उच्च तापमान को सहने की क्षमता, देखभाल में कम खर्च की आवश्यकता, अंडे देने वाले और ऐसी क्षमता वाले पक्षी जो कृषि के उत्पाद को प्राप्त सस्ते रेशेदार आहार का उपभोग कर सकें, ये सभी आते हैं। एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन, ब्रोलर चूजों को अच्छी वृद्धि दर और अच्छी आहार दक्षता के लिए विटामिन से प्रचुर आहार मिलते हैं। उनकी मृत्यु दर कम रखने और उनके पंख और मांस की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सावधानी बरती जाती है। उन्हें ब्रोलर के रूप में उत्पादित किया जाती है और उन्हें ब्लोरल के रूप में उत्पादित किया जाता है। मांस के प्रयोजन के लिए विपणन किया जाता है। ब्रोलर की आवास, पोषण और पर्यावरणीय आवश्यकताएं अंडे देने वाले कुक्कुटों से कुछ अलग होती है।
ब्रोलर के आहार में प्रोटीन और वसा प्रचुर मात्रा में होता है। कुक्कुट आहार में विटामिन ए और विटामिन के की मात्रा भी अधिक रखी जाती है। मैरीन फिशर्स, हमारे भोजन में मछली प्रोटीन का एक समृद्ध स्रोत है। हम मछली उत्पादन में पंखयुक्त मछलियाँ, कवचीय मछलियाँ जैसे प्रॉन, मोलस्क ये सब सम्मिलित हैं। मछली प्राप्त करने की दो विधियां हैं, एक प्राकृतिक स्रोत जिसे मछली पकड़ना कहते हैं और दूसरा मछली पालन या मछली संवर्धन। मछलियों के जल स्रोत समुद्री जल और ताज़ा जल हैं। अलवणीय जल नदियों और तालाबों में होता है, इसीलिए मछली पकड़ना और मछली संवर्धन समुद्र और ताजे जल के पारिस्थितिक तंत्रों में किया जाता है। आइलैंड फिशरियर्स, भारत का समुद्री मछली संसाधन क्षेत्र 7500 किलोमीटर समुद्री तट और इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक है। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा हो सकती है। इस प्रणाली को समुद्री संवर्धन यानी कि मैरीकल्चर कहते हैं। बी कीपिंग, ताज़ा जल के स्रोत और भी मत्स्य के बारे में आपने यहाँ पढ़ा, पिक्चर देखा। अब मधुमक्खी पालन, मधु या शहद का सर्वत्र उपयोग होता है और इसके लिए मधुमक्खी पालन का उद्यम एक कृषि उद्योग बन गया है। चूँकि मधुमक्खी पालन में पूंजी निवेश कम होता है, इसीलिए किसान इसे धनार्जन का अतिरिक्त साधन मानते हैं। शहद के अलावा मधुमक्खी के छत्ते मोम के बहुत अच्छे स्रोत हैं। मोम का उपयोग औषधि तैयार करने में किया जाता है। व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए देशी किस्म की मक्खी एपिस सेरेना इंडिका, सामान्य भारतीय मक्खी एपिस डोरसेटा, एक शैल मक्खी और एपिस फ्लोरी का प्रयोग करते हैं। एक इटली मक्खी का प्रयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अतः व्यावसायिक मधु उत्पादन में इस मक्खी का हमेशा उपयोग किया जाता है। इटली मक्खी में मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। वो डंक भी कम मारती है, वो निर्धारित छत्ते में काफ़ी समय तक रहती है और प्रजनन तीव्रता से करती है। व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए मधुवाटिका या मधुमक्खी फार्म बनाए गए हैं। मधु की कीमत और गुणवत्ता मधुमक्खियों के चारागाह यानी उनको मधु एकत्र करने के लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर होता है। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद और पराग एकत्र करती हैं। चारागाह की पर्याप्त उपलब्धता के अलावा फूलों की किस्में मधु के स्वाद को निर्धारित करती है।